आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए टेलीग्राम पर जो भी आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी हुआ, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल, उन सभी की जो पीडीएफ रहेगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय संविधान का आदर्श सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इनमें से सभी। भारतीय संविधान का आदर्श सिद्धांत है लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, यानी इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का आदर्श सिद्धांत उद्देशिका में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र के रूप में व्यक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? देखिए भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसको सही कर लीजिएगा, 25 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं और इसे 448 अनुच्छेदों में विभाजित किया गया है। तीसरे प्रश्न की मैं बात करूंगा, भारतीय राज्य की सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इनमें से कोई नहीं। भारतीय राज्य की सबसे प्रमुख अंग है कार्यपालिका। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल शामिल हैं। यह सरकार के संचालन की जिम्मेदारी उठाती है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद की संयुक्त बैठक या राष्ट्रपति? भारतीय संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है? यह है राज्यसभा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। राज्यसभा को परिषद ए राज्य भी कहा जाता है और यह संविधान के अनुसार भारतीय संसद का उच्च सदन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए। यह मानकर चलिए परीक्षा में यह प्रश्न आपको छपा हुआ मिल जाएगा। 1885, 1895, 1875 या 1905? देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख हिस्सा भी बन गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का क्या महत्व था? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को निष्क्रिय कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 50 से 70, अनुच्छेद 70 से 100? भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है ना अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, मूल अधिकारों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, धर्म की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार शामिल हैं। देखिए अगर आप लोगों को वाकई में क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक करके जाइएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के पास संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 14? भारतीय संसद के पास संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत है। तो अनुच्छेद 368 ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है।
जिसमें संसद को नए कानून बनाने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950, 1947, 1951 या 1952? देखिए, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1951 में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था, जब भारतीय रेलवे की सभी निजी कंपनियों को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। अगला प्रश्न देखिएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय रेलवे का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई? भारतीय रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे का मुख्यालय दिल्ली के एक केंद्रीय क्षेत्र में स्थित है और इसे रेलवे बोर्ड कहा जाता है। सो गाइस, अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय रेलवे के पहले रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? 1853, 1900, 1880, 1950? भारतीय रेलवे के पहले रेलगाड़ी की जो शुरुआत है ना, वर्ष 1853 में हुई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। भारतीय रेलवे का पहला रेल मार्ग 1853 में मुंबई से थाने तक खोला गया था। यह 34 किलोमीटर लंबा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? 16, 18, 20, 22? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन हैं। कितने जोन हैं? 18 जोन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन होते हैं और प्रत्येक जोन को एक जनरल मैनेजर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए 2000 प्रश्नों की जो मास्टर पीडीएफ है, इसमें आपको मिलेंगे जीके और साइंस के प्रश्न। तो जो भी बच्चे इस मास्टर पीडीएफ को लेना चाहते हैं, इसका प्राइस मैंने रखा सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़। आसानी से आप इसे ले सकते हैं। इतना ज़्यादा मैंने पैसा भी नहीं रखा कि आप पे ना कर पाएँ। ओनली सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़। ये ऑफर कुछ समय के लिए है। तो जो भी बच्चे इस मास्टर पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप इस पीडीएफ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, किसी मोबाइल में नोट कर लीजिए, 87 651 25 824। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करिए। मैसेज करने के बाद सारी जानकारी आपको दी जाएगी कि ये मास्टर पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय रेलवे में कौन सा संगठन यात्री एवं मालवाहक की सेवाएं देता है? रेलवे बोर्ड, रेलवे मंत्रालय, भारतीय रेलवे, रेलवे कर्मचारी संघ? भारतीय रेलवे में भारतीय रेलवे संगठन यात्री एवं मालवाहन की सेवाएं देता है। तो भारतीय रेलवे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है, जो लगभग 68,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा। अगला प्रश्न देखेगा, भारत के सबसे लंबे रेलवे पुल का नाम क्या है? बोगी बिल पुल, बांद्रा वर्ली सीलिंग, रानी घोष पुल, धुबरी पुल? भारत के सबसे लंबे रेलवे पुल का नाम क्या है? बोगी बिल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बोगी बिल पुल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोगी बिल पुल भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है, जो असम के माजुली और लखीमपुर जिलों के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 4.94 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? हावड़ा स्टेशन, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, पटना जंक्शन? भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन का नाम है हावड़ा स्टेशन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हावड़ा स्टेशन जो कोलकाता में स्थित है, भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त स्टेशन है और यहां प्रतिदिन लाखों यात्री यात्रा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के किस जोन में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी? दक्षिण रेलवे, पश्चिम रेलवे, उत्तर रेलवे, कोलकाता मेट्रो? भारतीय रेलवे के कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी जोन में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस, इस प्रश्न का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलकाता मेट्रो भारतीय रेलवे के तहत शुरू की गई पहली मेट्रो सेवा जो 1984 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, 17वां प्रश्न क्या है, रेलवे ट्रैक के ऊपर लगाए गए सिग्नल के लिए कौन सा रंग सबसे महत्वपूर्ण है, लाल, हरा, पीला या नीला? रेलवे ट्रैक के ऊपर लगाए गए सिग्नल के लिए लाल रंग जो है ना ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलवे सिग्नल प्रणाली में लाल रंग का सिग्नल रुको स्टॉप्स का संकेत देता है जो यात्री और मालवाहक दोनों के लिए सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन की शुरुआत कहाँ से होगी, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या चेन्नई? सो गाइस भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन की शुरुआत अहमदाबाद से होगी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। भारत में पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलाने की योजना जिसे जापान के सहयोग से 2023 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY कब शुरू की गई थी, 2020, 2018, 2016 या 2019? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2018 में शुरू की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को राहत प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत मुफ्त राशन, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य आर्थिक मदद दी गई। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा, मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? विदेशी निवेश आकर्षित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना, उपरोक्त सभी। देखिए मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देखिए मेक इन इंडिया अभियान की जो शुरुआत है ये कब शुरू की गई थी, 2014 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप 2014 पर टिक करना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना था और यह भारत के विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी, 2014, 2016, 2018 या 2020? स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत है ना वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। यह मिशन 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ बनाना, खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना और सफाई के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? डिजिटल सेवाओं का विस्तार, प्रत्येक नागरिक को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करना, उपरोक्त सभी। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करना और डिजिटल साक्षरता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। अगला प्रश्न देखेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY का लक्ष्य क्या है? ग्रामीण इलाकों में आवास निर्माण, शहरी इलाकों में आवास निर्माण, 2022 तक सभी को आवास प्रदान करना, उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुआ था, 2015 में, और इसका उद्देश्य 2022 तक हर गरीब परिवार को अपना घर देना है, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, मुद्रा योजना का पूरा नाम क्या है? मोदी उद्यम ऋण योजना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी योजना, मुद्रा ब्याज सहायता योजना, मोदी उधारी ऋण योजना। मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी योजना। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रा योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे उद्यमियों और व्यापारियों को बिना गारंटी के ऋण प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखेगा 25वां,
आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? शिक्षा को बढ़ावा देना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, सरकारी कर्मचारियों को बीमा देना, किसानों को आर्थिक सहायता देना। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, स्टार्टअप इंडिया योजना जो है ये कब शुरू की गई? 2014, 2015, 2016, 2017। तो स्टार्टअप इंडिया योजना जो है ना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, सरकारी अस्पतालों को निजीकरण करना, स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है ये 2005 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है। अगला प्रश्न देखेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2014, 2015, 2016, 2017। सो गाइस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण, लड़कियों के खिलाफ हिंसा को रोकना, लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देना, उपरोक्त सभी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, उपरोक्त सभी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में, और इसका उद्देश्य लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा और उनका सशक्तिकरण बढ़ाना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन एनएसडीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का स्तर बढ़ाना, रोजगार के अवसर सृजित करना, कौशल प्रशिक्षण बढ़ाना, सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ाना। तो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का उद्देश्य है कौशल प्रशिक्षण बढ़ाना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। देखिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की जो शुरुआत हुई थी 2015 में, इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन, गरीबों को मुफ्त शिक्षा देना, सभी को स्वास्थ्य बीमा देना, सरकारी सेवाओं को डिजिटलीकरण करना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य है वित्तीय समावेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में, और इसका उद्देश्य हर भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण इलाकों में शौचालयों का निर्माण, ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का स्तर बढ़ाना, ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति। तो स्वच्छ भारत मिशन इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रामीण इलाकों में शौचालयों का निर्माण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2014 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था इसे भी आप याद कर लीजिए। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना है। अगला प्रश्न देखेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घरों का निर्माण 2022 तक करने का लक्ष्य था? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ घरों का निर्माण 2022 तक करने का लक्ष्य था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत 2022 तक
2 करोड़ घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था, विशेष रूप से गरीबों और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? सो गाइस, पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। पानी का रासायनिक सूत्र H2O है, जो बताता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन H और परमाणु और 1 ऑक्सीजन O परमाणु होते हैं। पानी पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह सबसे सामान्य विलायक है। 35वां प्रश्न देखिएगा, न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? गति, बल, जड़त्व, गुरुत्वाकर्षण। देखिए, न्यूटन का द्वितीय नियम जो है ना, यह बल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का द्वितीय नियम यह कहता है कि एक वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और उस वस्तु की त्वरित दर के गुणनफल के बराबर होता है। तो F बराबर m है। यह नियम गतिशीलता की गणना में उपयोगी होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि या मंगल? सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है ना गाइस, यह है बृहस्पति। तो बृहस्पति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। बृहस्पति का व्यास 1,39,820 किलोमीटर है, जो इसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बनाता है। इसके पास 79 ज्ञात उपग्रह हैं और इसकी वायुमंडलीय स्थितियों में विशाल तूफान और गैस की विशाल परतें हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है गैस कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है? 1, 2, 3 या 4? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है? 1। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, जिसका अर्थ है कि इसके परमाणु में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह सबसे हल्का और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने में भी किया जाता है, जैसे कि नाभिकीय संलयन में, सूर्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, कौन सा गैस रंगहीन, गंधहीन और विषाक्त होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा गैस रंगहीन, गंधहीन और विषाक्त होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक विषाक्त, रंगहीन और गंधहीन गैस है, जो अणुभुजी आग, कार के एग्जॉस्ट या अन्य जलाने वाली प्रक्रियाओं से उत्पन्न हो सकती है। यह हेमोग्लोबिन से जुड़कर शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, विद्युत धारा या फिर गर्मी? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है मेरे प्यारे बच्चों नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा मुख्य रूप से नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है, जहां हाइड्रोजन परमाणु एक साथ मिलकर हेलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में ऊर्जा रिलीज होती है। यह ऊर्जा सूर्य से निकलकर पृथ्वी तक पहुंचती है और जीवन के लिए आवश्यक होती है। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा। अगला प्रश्न देखेगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? हृदय, मस्तिष्क, त्वचा या लीवर? मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है ना, ये होता है त्वचा। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं, वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मानव शरीर में त्वचा सबसे बड़ा अंग है और इसका औसत क्षेत्रफल लगभग 2 वर्ग मीटर यानी 20 वर्ग मीटर होता है। त्वचा शरीर को बाहरी आक्रमणों से बचाती है और यह तापमान नियंत्रित करने में मदद करती है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसे विज्ञान का पिता कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए। किसे विज्ञान का पिता कहा जाता है? विज्ञान का पिता आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आइजैक न्यूटन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। न्यूटन को विज्ञान का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने गति के 3 नियमों का प्रस्ताव किया, जो आज भी भौतिकी के बुनियादी सिद्धांत हैं। उनके कार्यों ने गणना, खगोलशास्त्र और यांत्रिकी में क्रांति ला दी थी। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न। एक्सरे का आविष्कार किया गया था विलियम रोटंगेन के द्वारा।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। विलियम रोटेंजन ने 1895 में एक्सरे का आविष्कार किया। एक्सरे का उपयोग चिकित्सा में हड्डियों की जांच और विभिन्न आंतरिक रोगों का निदान करने के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण का मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? पृथ्वी के वातावरण का मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। पृथ्वी के वातावरण में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसें होती हैं। नाइट्रोजन का मुख्य कार्य जीवों की श्वसन क्रिया में कोई बदलाव न लाकर वातावरण को स्थिर रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। कार्य वर्ग की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन, जूल, वाट या मीटर? कार्य वर्ग की एसआई यूनिट को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। तो जूल यानी ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य तब होता है जब बल किसी वस्तु को उसकी दिशा में गति देता है। कार्य का माप जूल में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, शक्ति पावर की एसआई यूनिट क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या किलोवाट? शक्ति पावर की एसआई यूनिट क्या है? वाट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्ति का एसआई यूनिट वाट है। संबंधित तथ्य 1 वाट बराबर 1 जूल कार अपॉन 1 सेकेंड। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा, शक्ति पावर की सही परिभाषा क्या है? शक्ति पावर की सही परिभाषा है कार्य को समय के साथ विभाजित करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्ति पावर वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है। शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण क्या है? एक गिरती हुई गेंद, एक लटकी हुई घड़ी का वजन, एक गति करती हुई कार, एक जलते हुए दीपक का प्रकाश। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, एक लटकी हुई घड़ी का वजन। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। स्थितिज ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जो किसी वस्तु में उसकी ऊंचाई के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन, आइंस्टीन, हार्वी, थॉमस यंग। ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन। तो आइंस्टीन यानी ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न होती है, ये केवल रूपांतरण करती है। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखोगा, कार्य और ऊर्जा के बीच संबंध क्या है? कार्य ऊर्जा को उत्पन्न करता है, ऊर्जा कार्य को उत्पन्न करती है। कार्य और ऊर्जा का कोई संबंध नहीं है, कार्य और ऊर्जा एक ही है। कार्य और ऊर्जा के बीच क्या संबंध क्या है? कार्य ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कार्य उस ऊर्जा का रूपांतरण करता है जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा जैसे स्थितिज या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा के रूपांतरण का एक उदाहरण क्या है? ऊर्जा के रूपांतरण एक उदाहरण है उपयुक्त सभी। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, तापीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण यानी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि तापीय ऊर्जा की सही परिभाषा क्या है? अभी आपसे पूछा गया था ऊर्जा के रूपांतरण का उदाहरण क्या होगा, अब आपसे पूछा जा रहा है तापीय ऊर्जा की सही परिभाषा क्या है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। तो ए और सी यानी एक पदार्थ के कणों के गतिज और स्थितिज कणों का ऊर्जा का योग, सी में क्या एक पदार्थ की तापमान के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। तो कैसी लगी आज की आप लोगों को क्लास? अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो ईमानदारी के साथ अगर मेहनत अगर आपको लग रही कि मैंने मेहनत की है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिए इसकी पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करें।
टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ, उसको भी देख लीजिए। तापीय ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जो पदार्थ के कणों की गति और स्थिति के कारण होती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।